How are you? Fine, sir. Okay. Actually, we have started this lesson, Print Culture and the Modern World, and just I am going to revise all these things. First of all, how print culture developed in China, we discussed day before yesterday. And the second one, and just the story of print culture started from the kind information in 594, means near about, we can say, by 6th century, छठी शताब्दी ये प्रिंट स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने बताया था इसका सफर चाइना मोहम्मद परवीन मैक बंद करिए अपना। चाइना से शुरू होकर के ये आया जापान, वहां से फिर कोरिया, यहाँ से यूरोप, और इस तरह से होते हुए इसमें दो तीन बातें हम लोगों ने देखी थी। प्रिंट कम्स टू यूरोप परसों कि 11वीं सेंचुरी में यूरोप में ये प्रिंट कल्चर पहुंचा और वहां से प्रिंट कल्चर अपना काम करते हुए यूरोप के कई मुल्कों में प्रिंटिंग प्रेस इसको इस्टेब्लिश किया गया। और जिस तरह से किताबें रेयर केस में थी पहले, अब थोड़ी बहुत किताबें आने लगी और फिर एक रीडिंग पब्लिक का एक मिजाज बना। और उसके बाद फिर आते हैं हमारे गुटेनबर्ग आते हैं, यूरोप में ही हम पढ़ते हैं गुटेनबर्ग के बारे में। मैं रिकॉल कर रहा हूँ सिर्फ जो परसों का मैंने देखा था, और नोट्स भी तुम लोगों को मिला होगा उसके बारे में, है ना? नोट्स मिला है ना? हाँ, तो लग्जरी बुक्स वगैरह आने लगी। उसके बाद में मॉन्स्क्रिप्ट्स और किताबें जो भी छप रही थी उस जमाने में वो बहुत डिसेंट नहीं थी, तो उनको डिसेंट बनाया गया, उनकी बॉर्डरिंग को पॉलिशिंग की गई। फिर आते हैं हमारे गुटेनबर्ग, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को आगे डेवलप किया थोड़ा। और गुटेनबर्ग चूंकि ही वाज फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली एंड ऑल्सो ए merchant he was, so he was quite known to some extent about the printing press. So Gutenberg ने 3 years में 180 कॉपीज बाइबल का अपने टेक्नोलॉजी से, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गुटेनबर्ग ने, और इसको ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन गुटेनबर्ग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द प्रिंटिंग। तो ये नियर अबाउट हुआ मिड ऑफ द 15th सेंचुरी और 14th सेंचुरी। इसके बाद गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस का क्या होता है, इसकी कुर्बानियां हैं, इसकी भूमिका है, इसके रोल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 मिलियन कॉपी अब बाय द एंड ऑफ द मिड ऑफ द 16th सेंचुरी नियर अबाउट 20 मिलियन कॉपीज ऑफ बुक्स का फ्लडेड मार्केट में फ्लड की तरह आ गया और लोगों को सस्ती दामों पर किताबें मिलने लगी। उसके पहले किताबें काफी महंगी थी। Today we are now going to begin a new उसी में हमारा एक ये है एक पॉइंट है कि द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। मैंने बताया था रिवोल्यूशन के बारे में उसी दिन परसों कि रिवोल्यूशन का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नहीं होता है, इट वाज ए रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में, स्पेशली इंग्लैंड में, जर्मनी में भी और यूरोप के दूसरे देशों में हुआ 18th और 19th सेंचुरी में। और क्योंकि उसी रिवोल्यूशन का असर हुआ कि इंडिया में वो रिवोल्यूशन आया बिकॉज ब्रिटिश वाज हियर एंड इट वाज द पार्ट ऑफ द इंग्लैंड गवर्नमेंट इंपीरियल काउंसिल। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रिंट रिवोल्यूशन, हाउ दिस रिवोल्यूशन स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया, हमें देखना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। ये हमने परसों भी बताया था, जब बड़े पैमाने पर किताबें छपने लगी और मशीनों से काम होने लगे तो इट वाज बट नेचुरल कि किताबें महंगी अब नहीं रहेंगी, सो द प्राइस ऑफ द बुक्स रिड्यूस्ड। और ये इसकी का नतीजा ये हुआ कि एक नया प्रिंट कल्चर, रीडिंग कल्चर डेवलप किया। और हमारे समाज, उस समय के समाज के लोग, जैसे वर्कर्स थे, जैसे वीमेन थी, इन लोगों ने भी पढ़ना शुरू किया। और न्यू कल्चर एंड रीडिंग
न्यू बुक्स कुड रीच वाइडर सेक्शंस। अब एक सेक्शन पहले क्या था, इट वाज लिमिटेड टू द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये किताबें जो थी जैसे कि व्हाइट कॉलर पीपल ऑफ द सोसाइटी, जैसे लिटरेट पब्लिक पीपल ऑफ द सोसाइटी, बट when the books were just became very cheap or cheaper than that than before, so it became popular among the common people also, among the uh, to less literate people also, and each and every sections of the society, जैसे ये कहा जाए वीमेन, वर्कर्स, फार्मर्स और दूसरे जो भी लोग थे उनके लिए ये बुक्स काफी हद तक यहाँ पे कामयाबी से उनके बाद पहुंचने लगी। तो अब यहाँ पे बात आ रही थी कि पब्लिशिंग पॉपुलर। अब इसी जमाने में क्या हुआ कि फोक कहते हैं, गांव देहात में जो गीत गाए जाते हैं उसे हम फोक कहते हैं। तो फोक भी गाने और फोक गीत और फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फोक नॉवेल्स, इन सब की किताबें भी छापी जाने लगी और लिखी जाने लगी। उसके बाद ओरल कल्चर, इंटरनल प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। और प्रिंटेड मटेरियल जो था इसमें भी काफी तब्दीली आई, चेंज आया, और धीरे धीरे इन लोगों ने जो भी उस जमाने में इनके साथ में अटैच थे, किताबों को खूबसूरत अंदाज में मार्केट में पेश किया जाने लगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अब इसे और भी पॉपुलर बनाना था, और भी जो भी किताबें मार्केट में आ रही थी प्रिंटिंग प्रेस के जरिया, उन किताबों को खपाना भी था। इसीलिए लेकिन यहाँ पर एक फियर आया, एक खौफ सा माहौल बना। कैसा खौफ सा माहौल? अभी खौफ का माहौल बना हुआ है कोविड-19 और ये जो कोरोना की वजह से। तो एक रिलीजियस डिबेट्स वहां से शुरू हुआ, फियर ऑफ प्रिंट। जब बाज़ाब्ते तौर पे प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ, प्रेस बनने लगे, प्रेस का आविष्कार होने लगा, तो यहाँ पर एक खौफ का माहौल बना। वो क्या था कि एक कॉमन पीपल के दिलो दिमाग में, ज़हनो दिमाग में एक बात थी कि कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर हमारे मजहबी मामलात को टच करेगा। माने हम जो रिलीजियस सेंटिमेंट हमारा है, डेफिनेटली इट वुड बी एबलिश्ड बाय दीज बुक्स। और फिर हम और हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें परेशानियां हों। तो इसलिए यहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गया और चलने लगा। बड़े बड़े विद्वान बैठने लगे, बड़े बड़े स्टॉलवर्स बैठने लगे, बातें करने लगे। तो नॉट एवरीवन वेलकम प्रिंट, इसीलिए सारे लोगों ने, समाज के सब लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस के जरिया निकली हुई किताबें, छापी हुई किताबों को वेलकम नहीं किया, है ना, नहीं किया। क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक फियर था उनके ज़हनो दिमाग में कि ये हमारे मजहबी, इसको क्योंकि देखो लोग मजहब से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, सोशल एस्पेक्ट से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जहाँ तक मजहब की बात होती है, कोई भी है, ये इंसानी फितरत है, ह्यूमन साइकोलॉजी के मजहब की बुनियाद पे वो बातें, उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और यही नतीजा हुआ कि सारे लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस की किताबों को, छपी हुई किताबों को वेलकम नहीं किया। एंड इस तरह से हमारा ये डिबेट स्टार्ट हुआ। मेनी फियर दैट प्रिंट कैन मेक पीपल रिबेलियस एंड इररिलीजियस। यही दो बातें। रिबेलियस मतलब लोग बगावत करने पर उतर आएंगे अगर इन पर प्रेशर डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा कि भाई किताबें हैं, अच्छी हैं, आपके मतलब के लिए हैं। तो उतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे जो ये समझते कि हाँ हैं। तो वहां पर रिबेलियन, है ना, विरोध करने वाला, रिबेलियस एक्टिविटी, उस तरह का माहौल बनता जिसे हम कहते हैं बगावत। और इसलिए ये बीच में थोड़ा सा रुका। लेकिन 1517 के आते आते नहीं, 16 सेंचुरी के शुरू में ही, यानी हम समझते हैं कि ये धीरे धीरे उसी की हिस्ट्री है कि मार्टिन लूथर रोट 95 थीसिस। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्टिन लूथर जूनियर, दो मार्टिन लूथर हुए हैं अमेरिका में, एक मार्टिन लूथर जूनियर, एक मार्टिन लूथर सीनियर। और हम जब 10th में आगे पढ़ेंगे तो एक हमारे पास टॉपिक आएगा मार्टिन लूथर के बारे में। इस पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास में एक लेसन होगा जिसमें है कि डेमोक्रेसी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमारा है, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट चला था
और जिसमें मार्टिन लूथर ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और जिससे जो जो कि ब्लैक यानी एफ्रो अमेरिकन उनको कहते हैं, जो अफ्रीका में पैदा हुए एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन दे गॉट सिटीजनशिप फ्रॉम अमेरिका। तो ये वहाँ पे इन लोगों ने उसके बाद ब्लैक्स पर वहाँ जब एट्रोसिटीज हो रही थी अमेरिका के अंदर में, और ओलंपिक, ये बात है 1968 की बात है, जब मैक्सिको में ओलंपिक्स हो रहा था। तो यहाँ पर हम ये मार्टिन लूथर का नाम वहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ ही एंड अदर लीडर्स स्टार्टेड द ब्लैक मूवमेंट, ब्लैक पावर मूवमेंट कहा जाता है, और उसके बाद ब्लैक पावर मूवमेंट वहाँ काफी चला था, और इससे ब्लैक्स काफी स्ट्रांग हुए थे अमेरिका के बारे में। तो बहरहाल यहाँ पे 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थेसिस लिखा कि देयर शुड नॉट एनी नीड, देयर इज नो नीड टू नीड फॉर डिस्कशन, डिबेट और मीटिंग्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे मजहबी मामलात को हमें टच नहीं करेंगे। इस तरह का थेसिस लेकर के इन्होंने एक जनता में एक नया मैसेज दिया। समझ में आ रही है बात तुम लोगों को? हेलो? यस सर, आ रही है। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन आफ्टर क्रिटिसाइज प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, उसके बाद रोमन कैथोलिक, मैंने बताया था परसों एक चीज और कि मिशनरी स्कूल खोले गए थे उस जमाने में, नॉट ओनली इन इंडिया, कि ब्रिटिश यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वहाँ वहाँ मिशनरी स्कूल खोले गए थे कि एजुकेशन की तरफ भी होगा और उनके मजहब का भी प्रचार होगा। तो दो कैथोलिक में दो सेक्ट्स है, एक सेक्ट जो है उसको कहते हैं कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक के बारे में, जो रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में इनका काफी क्रिटिसाइज हुआ और इनको क्रिटिसाइज किया गया, कहीं ना कहीं इनकी गलती थी उसमें, तो ये भी क्रिटिसाइज किया गया। नतीजा हुआ कि थोड़ी देर के लिए ये प्रिंट कल्चर को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन ये प्रिंटेड कॉपी ऑफ द बुक पोस्टेड ऑन ए चर्च डोर एट विटेनबर्ग ये नाम है, ये जर्मनी में है, और ये प्रिंट कॉपी ऑफ द बुक पोस्टेड ऑन ए चर्च डोर एट। नतीजा क्या हुआ कि ये कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो माहौल बना, तो उसके सिलसिले से उसके चर्च के गेट पर कुछ किताबें छोड़ दी गई, रखी गई वहां पर, so that they may understand the problem what the people are facing at that time. It was the beginning of the protest and reformation. यहीं से आता है रिफॉर्मेशन। हम लोगों ने 9th में नहीं पढ़ा, थोड़ा सा एक रेनेसा करके एक वर्ड है, पुनर्जागरण से हिंदी में हम बोलते हैं। वो रेनेसा क्या था कि एक जमाने में 16वीं शताब्दी में, मतलब 16th सेंचुरी में, बहुत सारे धर्म जो मुस्लिम के अलावा, मुस्लिम नहीं दूसरे धर्म में, खास तौर से इसमें क्रिश्चियनिटी में एक रिफॉर्मेशन आया था, बदलाव आया था, और इन लोगों ने एक मजहब इस्लाम में जिसमें बदलाव नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना आएगा, लेकिन उन सब धर्मों में जो मैनमेड है एक्चुअली वो उसमें बदलाव आया था। तो इसी को हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और उसी में रिफॉर्मेशन आया लोगों के गम और गुस्सा को कम करने के लिए। अब आता है हमारे पास में प्रिंट एंड डिसेंट। अब ये एक मिलर इन इटली, अब ये भी इटली जो है हमारा यूरोप का ही कंट्री है, और इटली में भी हम देखते हैं कि ये प्रिंट कल्चर डेवलप कर रहा था। मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, यानी परसों डिस्कस किया था कि 20 मिलियन बुक्स की जो छपाई हुई, इसलिए छपाई हुई 20 मिलियन बुक्स की कि यूरोप के कई मुल्कों में, मैंने एक मुल्क का नहीं दिया है, देखोगे नोट्स को परसों वाले में, मैंने देखा सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी प्रिंटिंग प्रेस वेयर इस्टेब्लिश्ड, वेयर सेटअप। एस्टेब्लिश और सेटअप एक ही वर्ड है, एक ही माने हैं, दोनों वर्ब हैं। तो उसके बाद ये इटली भी आता है उसमें से, जहां पर प्रिंट कल्चर हमारा डेवलप कर रहा था, और यहाँ पर भी हमारे पास में प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद हो, अभी ये कारखाने कायम किए जा रहे थे। तो इसमें भी एक नाम आता है, मेनोचियो ए मिलर इन इटली बिगेन टू रीड बुक्स। इसमें एक मिल में काम करने वाला, उसने भी, तो यहीं से हम देखते हैं कि 3 सोसाइटी में, यूरोप के सोसाइटी में 3 सेक्शन आया जो किताबों से, जिनको उल्फत थी, किताबों से लगाव था,
पहला था उसमें वर्कर और दूसरे वीमेन, उसके बाद वर्कर हैं, और उसके पहले था हमारे पास में 3 थे न्यू फॉर्म्स, जिसे कहा जाता है न्यू फॉर्म्स। बहरहाल मैं आगे बताऊंगा, अभी वो आया नहीं है, मैं बताता हूँ। तो द रीडिंग मेनिया, वहां से मेनिया शुरू होता है हमारा। रोमन कैथोलिक चर्च वाज डिक्लेयर्ड ए हेरेटिक एंड वाज सेंट फॉर इंक्विजिशंस, और उसके बाद में री इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। हमने बताया था कि परसों कि गुटेनबर्ग ने बाइबल की 300 कॉपीज 180 कॉपीज को 3 सालों में पब्लिश किया, और उसके बाद में ये होने लगा, काम तेजी के साथ होने लगा। तो उसमें भी कुछ चेंज, फंडामेंटल्स जो थे उसके, उसमें भी तब्दीली आई, क्योंकि अब तब्दीली लाने में चूंकि आवाम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, और इसी बीच में कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च का भी एक वर्चस्व बढ़ रहा था, उसका दबाव बढ़ रहा था। तो ऐसे वक्त में उसमें चेंज आया। अब इसके बाद आता है रीडिंग मेनिया। अब लोगों को एक एहसास हुआ कि नाउ वी शुड स्टडी द बुक्स। अब ये रीडिंग, इसी को मेनिया कहते हैं, है ना। किसी को बहुत ज्यादा शौक होता है, जुनून जिसको कहते हैं, जुनून कह सकते हैं उर्दू में, कि जुनून, पढ़ने का जुनून, है ना, कोई चीज करने का जुनून, ये जुनून स्टार्ट हुआ। द न्यू फॉर्म्स पॉपुलर लिटरेचर अपीयर। अब आया कि लोगों को नई नई किताबें अब चाहिए थी, जैसे उनको चाहिए थी नॉवेल्स भी, उनको चाहिए थी ड्रामा प्लेज, उनको चाहिए थी हिस्टोरिकल बुक्स, उनको चाहिए थी रिलीजियस बुक्स। तो इस तरह से मिजाज लोगों का बदला, और रीडिंग मेनिया। तो जब कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब जरूरत बढ़ी तो जाहिर सी बात है इन्वेंशन भी होने लगा, और इन्वेंशन होते होते नतीजा ये हुआ कि उन सब तरह की किताबें भी मंजर आम पे आने लगी, और ये भी छपने लगी। इंफॉर्मेशन, तो यहाँ में हम देखते हैं रीडिंग मीडिया में न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर, एक नई मशहूर किताबें आने लगी, अलमैंक्स, बैलेट्स एंड फोक टेल्स। फोक टेल्स, खास तौर से फोक के बारे में पहले भी बात आई है, परसों भी, यानी गांव देहात में जो, अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। इंडिया में टोटल रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो देयर आर 22 नेशनल रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, जिसको भारत के संविधान ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो हमारे पास में है। और 1600 जो हमारे पास में है वो उपभाषा जिसे हम कह सकते हैं वो बोली जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी हजारों में है भाषाएं, जो हर 10 किलोमीटर पर हमारी भाषा बदलती है। जैसे हमने बताया था इसी को समझाने के दौरान कि कहाँ जाह लागे, है ना, कहाँ जाह लागे, इस तरह की जो लैंग्वेज हमारे समाज में बोले जाते हैं, तो ये भी एक तरह का, तो ये इसी इसमें फोक, अपने अपने मुल्कों में, यूरोप में भी, इंडिया में भी, हर जगह जहाँ भी फोक सॉन्ग वहाँ है, फोक टेल्स हैं, फोक नॉवेल्स हैं, उस भाषा में लिखे। तो इसका भी डिमांड काफी बढ़ा, और किताबें इसमें लिखी जाने लगी, गांव के बारे में, गांव की तारीफ के बारे में, और गांव के कल्चर के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सारी चीजें, क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ा था। और इसके बाद फिर फ्रांस में दे वेर कॉल्ड बिलोथिक वैल्यू, ये फ्रांस में इसको कहा गया, नाम दिया गया। उसके बाद न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स केम एज प्रिंटेड मटेरियल। हम जब इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में भी 1862 में पहला न्यूज़पेपर आया था, ब्रिटिश के टाइम में, या इससे थोड़ा पहले। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं यूरोप में भी न्यूज़पेपर्स का भी डिमांड बढ़ा, और प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड टू पब्लिश न्यूज़पेपर्स इन सेवरल लैंग्वेजेस, और यहाँ से न्यूज़पेपर्स का and the journals came as printing material which carried information. Scientists began to polish their discoveries. अब ये public discovery publish, scientists began to publish their discovery. अब जो समाज के साइंटिस्ट थे, यूरोप में जो साइंटिस्ट थे, छोटे बड़े जो भी, उन्होंने भी अपनी जो भी उनकी डिस्कवरी थी, उनका जो आविष्कार था, उनका वर्क था, उसको भी उन्होंने पब्लिश करना चाहा थ्रू प्रिंटिंग प्रेस। और इस तरह से लोगों को मटेरियल मिलने लगे, और लोग पढ़ने लगे, पढ़ने का शौक बढ़ा, और प्रिंट कल्चर का सफर बढ़ता रहा। अब आता है एक दौर जो कि ट्रेम्बल, देयरफॉर टिरेंट्स एंड द वर्ल्ड,
Mercier, a novelist, wrote novels based with heroes transformed by reading. अब एक ऐसा नोवेलिस्ट यूरोप में आया कि जिन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया और वो नॉवेल्स पसंद किए भी जाने लगे यूरोप में, फ्रांस में, और जो उन मुल्कों के ममालिक के जैसे कि फ्रांस में, इटली में, जर्मनी के या फिर इंग्लैंड के जो हीरोज थे, पॉलिटिकल हीरोज थे, समाज को कुछ देने वाले माजी में, उस जमाने में या उससे पहले, उनके बारे में भी ये किया जाने लगा, काम किया जाने लगा, और उसके बाद में लिखा जाने लगा, लोगों को पसंद आई ये सब बातें। And Field's books will spread the rebellious ideas against autocratic rulers. और जो इस तरह के रूलर्स थे, जो तानाशाह थे, जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वाले रूलर्स थे, उनके बारे में उनकी तौहीन की गई, उनको क्रिटिसाइज किया गया, तो लोगों को जानकारी मिली और लोगों का डिमांड किताबों के तई, नॉवेल्स के तई, ड्रामा के तई इनका डिमांड काफी बढ़ा। इस तरह से ये सफर चलता रहा। अब आते हैं हम रेवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि 1789, देखो हमारा सफर शुरू होता है 594 AD, फिर हम आते हैं 8वीं शताब्दी में जापान, चाइना से जापान 200-250 साल के बाद, फिर हम 11वीं शताब्दी में आते हैं, 11वीं सदी में हम आते हैं यूरोप में, और 15 तक हम वहाँ काम करते हैं। उसके बाद हमारा ये यूरोप में ही फिर 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, एक्चुअली इट वाज पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन बट हिस्टोरिकल इन द सेंस दैट कि वहाँ पर एक जिसे कहा जाता है कि वो फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक, है ना, वो वहाँ पे है 9th वाली किताब में, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक करके एक बजाबते टॉपिक दिया हुआ है। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा, कि जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को भी हम जानते हैं, जहाँ पे प्रेस का, प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा रोल रहा वहाँ की जनता को जागरूक करने में और बेदार करने में, कॉन्शियस करने में। क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था और बताया भी, मैंने कई बार बताया कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द प्रिंटिंग प्रेस एंड द इंटेलेक्चुअल्स एंड द राइटर्स, द पोएट्स, द ऑथर्स इन ब्रिंगिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो ये भी बहुत सारी इसके भी, तो इसमें प्रिंटिंग प्रेस का, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंट कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, या इन द ब्रिंग, या टू ब्रिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1789। तो वो जो हमारे पास में जो डिक्टेटरशिप थी फ्रांस में, जो एट्रोसिटीज के बारे में बराबर जिक्र करता हूँ, क्वेश्चन से मैं जोड़ता हूँ उसको, तो उसका रोल क्या रहा उसको लाने में और इनको भगाने में। द प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। अब अभी का हम ले लें, अभी का दौर जो चल रहा है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है किसी भी देश का, मीडिया को, और ये प्रिंट कल्चर तो मीडिया ही है कंप्लीट। एक बहुत ही कामयाब कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अभी पहली शर्त है मीडिया का कामयाब होना, मीडिया का आजाद होना। ऐसे तो उसके पहले 3 तो पिलर्स है ही हैं, ये चौथा पिलर मीडिया को कहा जाता है। 3 कौन कौन है तो मैंने बार बताया, एग्जीक्यूटिव, पहले लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशियरी। हमारे स्तंभ हैं जो पिलर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं किसी भी मुल्क के लिए और किसी गवर्नमेंट के लिए। अगर ये तीनों पिलर इंडिपेंडेंट हों और अपना अपना काम ईमानदारी से करें और इसको गाइडलाइंस देती रहे मीडिया कभी किसी देश की सरकार की नहीं होती है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट सो फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न इन इंडिया ऑल्सो एंड इन अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो मीडिया शुरू से रही है। हमने देखा कि मीडिया पे सेंसर किया था हिटलर ने, मीडिया पे सेंसर किया था, हिटलर का क्या हशर हुआ पूरी दुनिया जानती है, और जर्मनी का क्या हशर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी एट्रोसिटीज हुई उससे पहले से, और इन 6 सालों में 1939 टू 1945 कितना बड़ा कैजुअलिटी कितनी हुई, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो प्रिंट पॉपुलराइज क्लियर दिया हुआ यहाँ पर पॉइंट में मैंने दिया है कि प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। हम लोगों ने बराबर पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल रहा,
जिसमें फ्रेडरिक सोरियो का भी नाम आता है, जो कल परसों भी मैं बात कर रहा था, पेंटर थे वो। एक पेंटर छोटे से पेंटिंग से बहुत बड़ी बातें कह जाता है, ये समझने वाले समझते हैं। और इसीलिए अभी भी इंडिया में आर के लक्ष्मण, इरफान करके पेंटर, आर के लक्ष्मण तो गुजर गए, इरफान अभी भी हैं, और बड़े बड़े पेंटर, पेंटर का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही, पेंटर एक बहुत बड़ी चीज कह जाता है अपने पेंटिंग्स के जरिया। ये वो पेंटर नहीं जो हमारे छोटे छोटे पेंटिंग करता है, हमारे होर्डिंग्स बनाता है, वो पेंटर्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल इसको इश्यूज को, जो इंटरनेशनल जो हमारे पास में है, जो कार्टूनिस्ट हैं, है ना, ये बड़े बड़े ब्रेन वाले होते हैं। तो इन लोगों के आइडियाज को, थिंकर्स को किसने, जो प्रिंटिंग प्रेस ने आगे बढ़ाया किताबों की शक्ल में, न्यूज़पेपर्स के जरिया, ये प्रिंटिंग प्रेस ने। तो इससे हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को के और लुई 16 के जमाने की जो उनके जो एक्टिविटीज थी, जो एट्रोसिटीज थी, इसको जनता तक पहुंचाने में प्रिंट कल्चर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन। जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री हमारा डेमोक्रेटिक अगर है, अभी तो मोर देन 75% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक, ये तो हम बराबर जानते भी हैं, कहते हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन वही डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा सबसे बड़ा कामयाब डेमोक्रेसी लेके चल रहा है, जहां पर ये तीन चीजें हैं, डायलॉग्स, डिबेट एंड डिस्कशन। इफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे 545 इंडिया में है हमारा, है ना, ये हमारे बिहार असेंबली की बात लें 246 है। तो ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, वो अगर बैठते हैं कहीं भी, जहां उनको बैठना, लोकसभा में बैठे या विधानसभा में बैठे, बैठने के बाद किसी इश्यू पर, जैसे अभी कोरोना पर बात हो रही है, अभी तो खैर पार्लियामेंट का सेशन को नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं, बात हो सकती है। जैसे अभी एक गवर्नमेंट ने बनाया है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाया है कल, तो ये बड़ी अच्छी चीज है, बनाया है। तो ये डिस्कशन का मामला है, डिबेट होना चाहिए कि how we have to face, the government have to face the corona, कैसे करेंगे, आगे आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होगी, ये डिबेट का इश्यू होता है। कि कोई लॉ जनता नहीं चाहे, पीएससी है, सीएए है, जनता नहीं चाहती, चलो इस पर डिबेट कर लेंगे हम पार्लियामेंट में बैठ के। तो जो डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग जब होते हैं, तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम उसका स्ट्रांग होता है। तो ये मीडिया ने काम किया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, और प्रिंट कल्चर ने, प्रिंट का जो डेवलपमेंट हुआ, प्रेस का डेवलपमेंट, इसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। देयर वाज एन outpouring of literature and mocked the royalty and criticized their morality। अब यहाँ पे बात आती है, मीडिया की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो आप उसको अप्रिशिएट करें, और गवर्नमेंट गलत काम करती है तो उसको आप क्रिटिसाइज करें, कंडेम करें। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में मैंने कई बार बताया तुम्हारे क्लास में भी, 9th में, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होता है, दो चीजें हैं। तो ये गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है उस लिहाज से ये बराबर ताकीद करे और टाइम टू टाइम ये उसे करे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी जमाने में मीडिया इतना इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ करता था, जब कहा जाता था कि अगर एफआईआर किसी को लॉन्च करनी है तो वो मीडिया में ही जाएगा। इतनी ईमानदारी थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी थी मीडिया में। लेकिन पिछले 6 सालों से मीडिया जो है सारी आज़ादी खो चुकी है, और इसमें 90% मीडिया जो स्पॉन्सर्ड मीडिया हो गई है। क्योंकि मीडिया अब पैसे बनाने की मशीन है, इसीलिए मीडिया पे अब, लेकिन एक ज़माना था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 का ज़माना देखें, 1830 का रशियन रिवॉल्यूशन का ज़माना देखें, 1857 का हम देखें जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का हुआ, सब में हम देखेंगे प्रेस ने, मीडिया ने, प्रिंट कल्चर ने, प्रिंट रेवोल्यूशन ने अपनी किस तरह से भूमिका अदा की। तो इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया जो कि गलत बातें थी। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर 19th सेंचुरी। अब ये आता है हमारे, अब एक तरफ दिमाग में हम रखेंगे कि 18th सेंचुरी में जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत होना, उनका बिगिनिंग, और फिर 19th सेंचुरी में हम देखते हैं हाउ इसने किस तरह से इसको डेवलप किया, प्रिंट कल्चर हमारा डेवलप हुआ, और कहाँ 600 AD की बात हम कर रहे हैं, कहाँ हम आ रहे हैं
19th सेंचुरी में आ रहे हैं, यानी नियर अबाउट 1400 ये 1300 13 12 12 6 18 1200 और 1250 साल में अब देख रहे हैं कि मीडिया ने अपना सफर कैसे प्रिंट कल्चर ने पूरा किया। अब यहाँ पे हमारे समाज में अभी तक में, यूरोप के समाज में स्पेशली, और दुनिया के मुख्तलिफ और मुल्कों में जहाँ जहाँ इस्टेब्लिश हुए थे हमारे ये प्रेस और प्रेस कल्चर आया था, प्रिंटिंग प्रेस आए थे, प्रिंटिंग कल्चर आया था, तो वहाँ वहाँ 3 सेक्शन हमारे सोसाइटी का पढ़ने के लाइन में किताबों से शौक 3 सेक्शन को हुआ बेसिकली। इसको राइटर ने आसानी के 3 हिस्सों में बांटा है। चिल्ड्रेन, क्योंकि 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया यूरोप में। और से समझना, प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी इन यूरोपियन कंट्रीज इन 19th सेंचुरी। वहां पे कंपलसरी कर दिया। नतीजा क्या हुआ, अब उनके पेरेंट्स को भी किताबें खरीदनी थी, इधर किताब इनको काम मिल गया, इनको प्रेस वालों को, और ये प्रेस बाज़ाब्ते तौर पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए किताबें। तो पहला चिल्ड्रेन, दूसरा वीमेन एंड तीसरा वर्कर्स। अब बच्चों को कैसी किताबें पढ़ाई जाएंगी, इसका सिलेक्शन करके प्रिंट कल्चर ने, प्रिंटिंग प्रेस ने किताबें छापना शुरू कर दी। और उसमें किस तरह की किताबें छापी गई, तो प्राइमरी एजुकेशन वाज कंपलसरी, सो चिल्ड्रेन एंड important category of readers. Children became the integral part of the reading mania, reading culture का बड़ा important part हुआ। और दूसरा हुआ कि production of school textbooks began, और इसीलिए जो किताबें स्कूल में पढ़ाई जाने लगी उनके बड़े पैमाने पर उनकी छपाई शुरू हो गई, और इस तरह से बच्चों को किताबें मिलने लगी। प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रंस प्रेस वाज सेट अप इन फ्रांस, और पहला चिल्ड्रन के लिए स्पेशली एक प्रेस कायम किया गया 1857 में फ्रांस में, ओनली टू पब्लिश द चिल्ड्रंस बुक, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए और प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी था। फिर आते हैं हम आगे के ग्रिम ब्रदर्स। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में कंपाइल्ड ट्रेडिशनल फोक टेल्स, और ये फोक टेल्स को कंपाइल किया, इन्होंने इलस्ट्रेट किया। और ये ब्रदर्स थे, 2 भाई थे, जो बाद में आगे चल के बड़ा नाम कमाया इन लोगों ने। फोक टेल्स के जरिया भी किताबें लिखी जाने लगी। ये 4 काम गोया किताबों पर हुआ बच्चों के लिए। दूसरा सेक्शन था हमारा वीमेंस का, वीमेन सेक्शन, और उसमें भी औरतों को के बारे में किताबें लिखी जाने लगी। और तो यूरोपियन सोसाइटी की औरतों को करना क्या है, तो 3 बातें करनी थी। हाउस होल्ड कैसे अंजाम देना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, हाउ टू टैकल द होम सिचुएशन, कैसे उनको इन सब चीजों से टैकल करना है। Women were important readers and writers. Women writers भी बन गई। Manual teachings, proper behavior and housekeeping, ये 3 टॉपिक। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके परिवार के सदस्यों के तई, आपके जो भी मेंबर हैं, अफराद हैं घर में, एंड हाउसकीपिंग, कैसे खानेदारी का मामला हो, ये औरतों को बताया जाने लगा, हाउ टू कीप योर हाउस। और उसके बाद में इस तरह से आप अपने टाइम को किस तरह से करेंगी घर पर। तो इस तरह के टॉपिक पर वीमेन के लिए भी किताबें लिखी जाने लगी, बिकॉज वीमेन बिकेम ऑल्सो वाज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द रीडिंग कल्चर उस जमाने में। और वीमेन नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट वेर फेमस। और वहां पर इसी जमाने में भी पढ़ी लिखी वीमेन भी थी यूरोपीय सोसाइटी में, जिन लोगों में 2 बहन थी सगी, जो नॉवेलिस्ट के तौर पर जिन्होंने नॉवेल लिखा यूरोपियन सोसाइटी के लिए, और वो दे बिकेम फेमस ऑल्सो। लेंडिंग लाइब्रेरी एस्टैब्लिश फॉर, अब आता है वर्कर्स। 2 सेक्शन, एक था चिल्ड्रन, उसके साथ 4 काम हुआ कि 1857 में जब हमारे यहाँ भारत में रिवॉल्ट हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उस जमाने की बात है, तो फ्रांस में पहला चिल्ड्रन के लिए प्रेस खोला गया, बच्चों की किताबें ही वहाँ छापी जाने लगी, दैट वाज 1857। उसके बाद बच्चों के लिए और भी प्रेस में काम होने लगे, और फोक टेल्स वगैरह भी लिखे जाने लगे, क्योंकि चिल्ड्रन और कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। वीमेन के लिए भी नॉवेल्स लिखे जाने लगे, वीमेन्स के लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी हमारे इसमें रीडिंग मेनिया में, इनका भी नाम आ रहा था। तो इनको भी 2-3 बातों पर इनको जोर दिया गया कि हाउस होल्ड कैसे होगा, हाउस कीपिंग कैसे करेंगी आप, और बिहेवियर आपका कैसे होगा, हमारा यूरोपियन हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी। एजुकेटेड व्हाइट कॉलर वर्कर्स,
आर्टिशंस एंड मिडिल क्लास पीपल वेयर मेन रीडर्स। अब ये वर्कर्स के लिए भी एक अलग सेक्शन था जो वर्कर्स। खर्चा हुआ हेलो, जगह खर्च हुआ। हाँ क्या प्रॉब्लम है? जी सर, क्या प्रॉब्लम बताइए। सर कुछ नहीं है। कोई दिक्कत आ रही है सुनने में? नहीं सर, धोखा से मैक ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद वर्कर्स के, तो वर्कर्स की भी का डिमांड था। वर्कर्स में भी सारे ये नहीं थे जाहिल इलिटरेट, पढ़े लिखे वर्कर्स भी थे यूरोप में, जिनमें काफी हद तक डिमांड बढ़ा किताबों का। उनके लिए भी किताबें लिखी जाने लगी। सेल्फ एजुकेटेड वर्कर्स रोट फॉर देमसेल्फ, और जो एजुकेटेड वर्कर्स थे उन्होंने अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए भी किताबें लिखी। और उसके बाद आर्टिशंस एंड मिडिल क्लास पीपल वेयर मेन रीडर्स। आर्टिशन जो कारीगर थे, जो स्किल्ड थे, जो आर्टिशंस में थे, उन लोगों के लिए भी किताबें लिखी जाने लगी। उनके उनके डेवलपमेंट के लिए कि हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप करे, उसके लिए। यानी यूरोप में इस तरह का माहौल बना। यानी देयर वेर 3 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द चिल्ड्रेन, द वीमेन एंड द वर्कर्स। और वर्कर्स में भी दोनों थे, पढ़े लिखे भी थे, और इतने पढ़े लिखे थे कि अपने वर्कर्स, अपने डिपार्टमेंट के लिए इन लोगों ने भी, अपने बिरादरी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी किताबें लिखी जाने लगी। और इस तरह से हमारा यहाँ तक सफर पूरा हुआ 19वीं सेंचुरी में। यानी हम देखते हैं कि 19 अप टू 19वीं सेंचुरी 1200 साढ़े 1200 साल का सफर जो प्रिंटिंग प्रेस का हुआ, काफी रोमांचक रहा। और इस सेंस में कि धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस अपनी मंजिल की तरफ रवां और दवा रहा। एंड इट स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम चाइना in the year 594, and the print culture reached Europe during 11th century, and near about 300 years it split time in Europe, and printing press and the modern printing, it also developed in the Europe. And Gutenberg's contribution was also there, and for the first time Bible was printed in the printing press, and during 3 years it was 180 books printed by Gutenberg. Just after some time, during the 15th century, just near about 5 or 6 countries of Europe, they established in their countries several printing press, and so 20 million books flooded in the European market. And after that, reading mania developed in France also, in other countries of Europe also, and there were especially the 3 sections of the society, and it was the children, the women, and the workers also. And the printing press started to publish the books related to these fields of the society. एंड इसी में सबका कंट्रीब्यूशन रहा। इसी में हमारे पास में 2 नोवेलिस्ट भी आती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है, जिन्होंने पढ़ी लिखी औरतों के लिए नॉवेल्स लिखे, ऑस्टिन सिस्टर्स फ्रॉम फ्रांस। और फिर फ्रांस में 1857 में अलग से प्रेस बना, ये भी हम जानते हैं। तो इसी तरह से पॉइंट्स में हम इन सब चीज़ों को लिखते रहेंगे। हमारे पास में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें इवेंट्स आएंगे, डेट्स आएंगे, वो भी दूंगा।